सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी अध्याय 2 राजा, किसान और नगर। इससे पूर्व हमने कक्षा 12 की प्रथम बुक, कुल 3 बुक लगती हैं अभी अपने नए सिलेबस में। उसका पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया था जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में था। आज की जो कहानी है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य की। तो इससे पहले इतिहास में क्या था उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जाना जो कि 2600 से 1900 बीसी या मैं कहूं ईसा पूर्व एक ही बात है, इस कार्यकाल में सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद कुछ सालों तक हड़प्पा उत्तर सभ्यता, हड़प्पोत्तर सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता हम कहें ये चलती है। और उसके बाद सिंधु घाटी के बाद सभ्यता आती है वैदिक। वैदिक सभ्यता रहेगी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये कार्यकाल रहेगा वैदिक सभ्यता। दो सभ्यताओं का कार्यकाल। पहली सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता या कहें हम शहरी सभ्यता थी। दूसरी सभ्यता जो थी वो प्योर ग्रामीण सभ्यता थी। ये बात। अब वैदिक सभ्यता थी, इसको भी दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का कार्यकाल रहेगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व के बाद हमारा ये अध्याय शुरू होता है। यहां तक की कहानी आपको समझनी है। 1000 ईसा पूर्व से पहले तक भारत में लोहा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऋग वैदिक सभ्यता के दौरान भी कांसा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में 1000 ईसा पूर्व में भारत के यूपी के अंतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की खोज हो जाती है। इसके बाद हमारी जो कहानी चलती है 600 ईसा पूर्व के बाद जो कहानी शुरू होती है उसको हम कहते हैं महाजनपद काल। ये महाजनपद काल की कहानी है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं इसको। हमने देख लिया दो सभ्यताएं रही हैं इस अध्याय से पूर्व और उन सभ्यताओं का क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या कालखंड था वो हमने देख लिया। सिंधु घाटी देख ली, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक हो। अब जिस समय उत्तरी भारत में जिस समय हम बात करें, उत्तरी भारत में जिस समय उत्तर वैदिक सभ्यता का जो स्थान था वो था गंगा व उसकी सहायक नदियां। वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक सभ्यता यहां रहेगी और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान कहां हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान था गंगा यमुना द्वाब, गंगा यमुना के मध्यवर्ती। जिस समय उत्तरी भारत में ये चल रहा था 1000 ईसा पूर्व में, और 1000 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, महापाषाण संस्कृति। महापाषाण संस्कृति। और महापाषाण संस्कृति से पूर्व जिस समय ऋग्वैदिक काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उस समय दक्षिण भारत में छोटी छोटी कृषक बस्तियां दक्कन और दक्षिण में और चारागाह बस्तियां बसनी शुरू हो गई थी। आपके पाठ के शुरुआत में ये बातें दी हुई हैं। 1000 ईसा पूर्व में जिसको बुक में लिखा हुआ है प्रथम सदी ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी, यानी के सहस्त्राब्दी यानी के 1000 ईसा पूर्व। इसका मतलब ये है 1000 ईसा पूर्व में महापाषाण संस्कृति मध्य से दक्षिण भारत तक फैली हुई थी। महापाषाण का अर्थ होता है महा
बड़ी बड़ी कब्रें। तो बड़ी बड़ी कब्रें थी, इसकी विशेषता क्या थी? वैसे भी तो कब्रें होती हैं, इसकी विशेषता थी कि इन कब्रों में मानव शव के साथ लोहे को दफनाया गया था, लोहे के औजार और कुछ आभूषण वगैरह इसमें दफनाए गए थे। ये थी महापाषाण संस्कृति। और महापाषाण संस्कृति और उत्तर वैदिक काल के ठीक बाद में जो भारतीय इतिहास में कहानी शुरू होती है उसको हम कहते हैं महाजनपद काल। 600 ईसा पूर्व महाजनपद काल क्या था, क्या सिस्टम था, ये 2 नंबर पॉइंट में हम पढ़ेंगे। अब मैंने यहां जो पॉइंट लिखे हैं वो ये है कि आपकी 12वीं एनसीईआरटी की बुक में जैसे पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट को मैंने यहां नोट कर दिया और इनकी व्याख्या आपको यहां मैं बता दूंगा। पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रिंसेप व पियरदसी। प्रिंसेप व पियरदसी, इनकी कहानी क्या है? देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास को जाना कब गया? आधुनिक भारत में। अंग्रेजों के समय प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली और फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे करके हमारी कोई सिंधु घाटी सभ्यता थी, कोई वैदिक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में पता चलता है। दयाराम साहनी सबसे पहले हड़प्पा की खोज करता है। उससे पूर्व किसी को पता ही नहीं था कि उस समय बड़े बड़े नगर थे। उससे पहले ये माना जाता था कि बड़े बड़े नगरों का विकास कब हुआ? 600 ईसा पूर्व, यानी कि महाजनपद काल में। क्योंकि महाजनपद काल को कहा जाता है द्वितीय नगरीय क्रांति। पहली नगरीय क्रांति कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो बात आती है 1830 में एक अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप, उसने सबसे पहले खरोष्टी व रामायिक लिपियों को पढ़ा व अशोक के जो अभिलेखों में ये लिपि थी इनको पढ़ा। प्रिंसेप ने कहा कि अभिलेख में नाम मिलता है क्या? पियरदसी। पियरदसी का मतलब क्या होता है आप ये भी लिख लेना, मनोहर, लिखो मनोहर मुखाकृति वाला, मनोहर मुख वाला। तो देवनाम पियरदसी या पियरदसी ये जो उपाधि थी ये किसकी थी? ये थी मौर्य शासक अशोक की। अब मैंने अशोक लिखा है, अभिलेखों में अशोक ही मिलता है, हमने इसको अशोक लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अभिलेखों में नाम क्या मिलता है? अशोक। तो ये पियरदसी के बारे में किसने बताया? सबसे पहले प्रिंसेप ने। क्वेश्चन क्या बनता है? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? प्रिंसेप ने। कब? 1830 में। अब अभिलेख के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख होता है, सामान्य समझ लो आप, सामान्य बात है, किसी पत्थर या धातु पर उसके कठोर भाग पर जो रचना की जाती है, जो खुदाई की जाती है, उसको अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों के बारे में आगे जब बात आएगी तो अच्छे से बता दूंगा। अभिलेख अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई शिला पर है तो उसको शिलालेख, कोई स्तंभ पर है तो वो स्तंभ लेख, कोई गुफा में है तो उसको गुहा लेख, कोई तांबे के पत्थर पर है तो उसको ताम्र पत्थर लेख। इस तरह से वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं अभिलेख। अभिलेख कुल 5 एक प्रकार के माने जाते हैं सामान्य। दूसरा पॉइंट हमारा प्रारंभिक राज्य। अब प्रारंभिक राज्य जो थे वो कैसे विकसित हुए, उनका क्या सिस्टम था और क्यों विकसित हुए? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों हुई? प्रश्न ये है, प्रारंभिक राज्य क्यों बसे? तो उसका उत्तर, इस समय जो नगरों का निर्माण हुआ था उसके पीछे मुख्य कारण क्या था? लोहे का विकास। देखो, लोहे की खोज तो 1000 ईसा पूर्व में हो गई, उसके पीछे कारण क्या थे? लोहे का विकास और सिक्कों का विकास या सिक्कों में प्रगति, ये चीजें। अब लोहे का विकास बड़े बड़े नगर कैसे बसाएगा? देखो, इसको आराम से समझना है। प्रारंभ का जो मानव था सिंधु वैदिक के समय, वो लकड़ी के फाल से या पत्थर के या कैसे भी करके वो खुदा अपने कृषि करता था, इतनी फसल नहीं हुई। जैसे लोहे की खुदाई हुई, लोहे की खोज हुई, तो लोहे के औजार, कृषि औजार बनने लगे। कृषि औजार लोहे के मजबूत होते हैं
तो इस गंगा घाटी में जो गंगा यमुना द्वारका क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ज्यादा फसलें होनी शुरू हो गई। बहुत ज्यादा फसलें होंगी तो कृषि अधिशेष बचेगा। कृषि अधिशेष का मतलब होता है कि खाने योग्य जो कृषि है उसके अलावा जो बचती है बचत, जिसको बेचता है किसान मंडी में जाकर, वो होता है कृषि अधिशेष। तो कृषि अधिशेष बहुत ज्यादा होने लगा तो लोगों के पास पैसे होने लगे तो बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा। छोटी सी बात, नॉर्मल बात। अब गांव के लोग धनाढ्य हो जाएंगे तो गांव में ही सुविधाएं होने लगती है ना। कोई राशन की दुकान हो गई, किसी ने लाइट फिटिंग की दुकान, किसी ने, इस तरह से हो जाता है। गांव भी धीरे धीरे नगरों में तब्दील होते जा रहे हैं। तो ये दो मुख्य कारण रहते हैं। और एक कारण, एक इसी समय एक चीज और शुरू होती है, दो दार्शनिक विचारधाराएं, जैन और बौद्ध, उनके बारे में हम जानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 16 महाजनपद। अब आपको एक बार बता देता हूं यहां पर 16 महाजनपद शुरू करने से पूर्व कि 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य हमने क्या कुछ पढ़ना है। हमने पढ़ना है महाजनपद काल, उसके बाद मौर्य काल, ठीक है, और उसके बाद देखो कुछ पश्चिमी भारत में विदेशी शक्तियां आएंगी, शक के बारे में भी पढ़ेंगे हम। और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में सातवाहन राजा भी आएंगे। लेकिन बड़ी एक शक्ति आएगी, वो कौन सी होगी? एक जो विदेशी आए थे उनमें कुषाण, उनका जिक्र आएगा, और एक आएंगे गुप्त। इन सब के बारे में हम इस अध्याय में मुख्य रूप से जानेंगे, जिन पर जो भी बड़ा क्वेश्चन इस पार्ट में आया तो इन पर आएगा। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। किसी को भी सब की पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर देना। नंबर मेरा वीडियो में भी दिया होता है 9799054186। अब बात आती है 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद एक ही आधे मिनट में आपके याद हो जाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक है, एमए के भी 5 दर्शों, एमए जो है ना एमए, उसके 5 दर्शों क्या है ये ट्रिक। 16 महाजनपद थे, उसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? जैसे मौर्य काल के बारे में जानकारी के स्रोत हमें अलग अलग मिलते हैं, तो 16 महाजनपद जैन और बौद्ध ग्रंथों में हमें इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में, हालांकि आपकी बुक में ये नहीं दिया, इतना ही दिया है कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, उनमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। इंपॉर्टेंट बात है, जो यूपीएससी की आगे तैयारी कर रहे हैं या करेंगे वो ध्यान देंगे, इनमें जो 16 महाजनपद हैं दोनों में एक जैसी लिस्ट नहीं है। हाँ 8-10 नाम समान मिलते हैं, बाकी अलग अलग है। जैसे मगध है, वज्जी है, अवंती है, ये तो लगभग जो बड़े बड़े थे वो तो इन सब में समान रूप से मिलते हैं। अब 16 महाजनपदों की ट्रिक क्या है? एमए के वी 5 दर्शनु क्या है ये? अब देखो, एम पर है 3 अक्षर, ए पर है 3 अक्षर, के पर है 4, 3 3 6 4 10, वी पर है 2, 10 2 12, च पर है 2, 12 2 14, और 1 15 और 1 16। 16 महाजनपद हो गए। क्या क्या? एम से मगध, दूसरा मल, और तीसरा मत्स्य। ये 3 एम हो गए, ठीक है। ए से उधर ही उधर हम बात करें अंग, सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? अंग। सबसे पश्चिमी कौन सा है? अवंती। और उत्तर पश्चिम में जो था वो कंबोज, वो अलग आ जाएगा। इधर पश्चिम में अवंती, अंग, अवंती, और एक कौन सा? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो गोदावरी नदी के किनारे है। मैप में आपको बुक में दिखाया गया, वो दक्षिण भारत का एकमात्र कौन सा है? अश्मक, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। तो ये 3 ए पर हो गए, और के पर 4 है। क्या क्या? कोकाकुक, कौशल,
काशी, कुरु और कंबोज, ये 4 के पर हैं। ध्यान रहे छठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? काशी। और काशी के बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आते आते शक्तिशाली कौन बन गया था? मगध बन गया था। पहले यही था काशी, इतना ध्यान रखो। वी पर 2 है, वत्स और वज्जी। अब एक बात आपको बता देता हूं, यहां पर इन महाजनपदों में 2 तरह की शासन व्यवस्था थी। एक तो क्या था? राजा शासन करता था, और एक होते थे गण। यहां पर शासन कौन करता था? समूह करते थे, छोटे छोटे समूह। तो महाजनपदों में कुल 2 महाजनपद थे जहां पर गण था। एक तो था आपका वज्जी और एक था मल। वज्जी में कुल कितने समूह राज करते थे? 8। तो प्रश्न क्या? वज्जी कुल कितने गणराज्यों का संघ था? 8 छोटे छोटे समूह राज्य करते थे, और मल्ल में 2 छोटे छोटे समूह राज्य करते थे। तो 8 और 2 10। तो कुल कितने गणराज्य थे महाजनपदों में? 10। इतना ध्यान रखना है। आपकी बुक में नहीं है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं ये चीजें। ये तो है बुक में। 5 से पांचाल और 6 से क्या है? चेदी। और धर से क्या है? गांधार। और शू से क्या है? शूरसेन। ये इतना ध्यान रखना। चलिए 16 महाजनपद, ठीक है। इस ट्रिक से आपने याद करना। आपके किसी भी महाजनपद की राजधानी तो पूछी नहीं गई है, राजधानी याद करनी हो तो इनकी आसान ही है सभी, कोई इसमें कठिन काम नहीं है। ये याद करना है आपको ट्रिक से। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब इसको मिटा देते हैं। एमए के 5 दर्शो, इतना याद रख लेना भाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 16 महाजनपदों में। अब 16 महाजनपदों में 2 तरह की शासन व्यवस्था थी, इस पे बात हो गई। अब 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बन गया, वो था मगध। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 16 महाजनपद में प्रथम कौन सा? मगध। अब पहला ही प्रश्न ये बनता है लघुतरात्मक। छोटा तो लघुतरात्मक क्या बन गया? 16 में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में कौन रहा? मगध। तो ये आएगा कि मगध की महत्ता के क्या कारण थे, उसके महत्व के क्या कारण थे, या 16 में महाजनपद में मगध ही शक्तिशाली क्यों बना? तो इसके पीछे क्या कारण रहेंगे? एक तो लोहे की खदानें, दूसरा रहेगी नदियां, क्योंकि मगध गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। फिर रहेंगे हाथी, और एक चीज क्या रहेगी? शासकों की नीतियां। जैन और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि शासकों की नीतियां जो थी ना, उसके कारण वह शक्तिशाली बना। शासकों में उन्होंने नाम बताया, अजातशत्रु, महापद्मनंद, बिंबिसार, इनके नाम वो बताते हैं। देखो मगध की लोकेशन, मगध तत्कालीन राज्य कौन सा हम बात करें तो बिहार जो है वो मगध का हिस्सा था। झारखंड तो 2002 में अलग हुआ, तो झारखंड बिहार का इलाका इसमें आता था। आज भी लोहे की खदानें, धनबाद वगैरह हम पढ़ते हैं, वो यहीं पर है। तो लोहे की खदानें मगध के आसपास थी। ये कारण, नदियां, गंगा व सोन नदियों के किनारे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बसी हुई थी, ये कारण हो गया। हाथी, सेनाओं में सेना का मुख्य अंग हाथी ही थे। और कहते हैं जब मौर्य काल में अशोक उस पर आक्रमण करता है कलिंग पर, तो उसका एक कारण हाथी का भी बताते हैं कि हाथी बहुत थे, हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने वहां आक्रमण किया। फिर है शासकों की नीतियां, उनके शासकों ने इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। ये कारण थे उसकी महत्ता के। 4 पॉइंट आपने अच्छे से नोट करने हैं। अब हम बात करते हैं, मगध की बात होगी। अब छोटी सी बात आपके जो बुक में नहीं दी हुई,
मगध में देखो सबसे पहले 544 ईसा पूर्व में कौन सा वंश आएगा? हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कौन सा आएगा? नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। और घनानंद की हत्या करके नंद वंश को खत्म करके कौन सा राज्य आ जाएगा? मौर्य साम्राज्य। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्मिक राज्य यानी कि मौर्य। कब आता है ये? 321 ईसा पूर्व। ये हमने देखना है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या रहेगी? राजगृह यानी कि राजाओं का निवास, राजगृह थी। इसको गिरिव्रज भी नाम मिलता है। लेकिन 4वीं सदी ईसा पूर्व में जब मगध सबसे शक्तिशाली हो गया, उस समय राजधानी क्या बन जाएगी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएगा उदयन। उदयन एक राजा हुआ, उसने बनाया। वो बुक में नहीं लिखकर वैसे बता रहा हूं। अब नंद वंश के समय की मुख्य घटना जो आपकी बुक में दी गई है वो है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर किसका शासन था? नंद वंश का। राजा कौन? घनानंद। इतना ध्यान रखना, घनानंद मगध में था, सिकंदर मगध तक नहीं आएगा, उत्तर पश्चिम भारत से ही वापस चला जाएगा। सिकंदर महान 20 वर्ष की आयु में जो भारत को, विश्व को जीतने के लिए अपने राज्य यूनान से चल पड़ा और भारत में ये कुल 19 माह तक रहा था। आपकी बुक के अकॉर्डिंग सिकंदर का आक्रमण होता है 327 से 325 ईसा पूर्व के मध्य। कुल 19 माह सिकंदर भारत में रहेगा। कई जगह इसका सन मिलता है 326 ईसा पूर्व, पर अपने को यह मानना है, एनसीईआरटी के तथ्य हैं। नंद वंश के घनानंद की हत्या करके चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब मौर्य वंश की शुरुआत हो गई, तो मौर्य वंश हमें कैसे पता चलता है कि मौर्य वंश क्या था, कौन था? मौर्य वंश में सबसे शक्तिशाली राजा कौन होगा? अशोक महान। और अशोक की जानकारी अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जानकारी के स्रोत, कि मौर्य साम्राज्य कैसा था, इसकी जानकारी के स्रोत क्या रहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मोहरें। मोहरें किससे बनती थी? सिल्क की। और इनको जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। किसके अभिलेख? अशोक के। भारतीय इतिहास का एक प्रथम राजा था अशोक, जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश दिया। इसने ये अभिलेख लिखवाने की कला ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से ली थी। अब ये अभिलेख जो थे ज्यादातर किस भाषा में थे? प्राकृत। और लिपि कौन सी? ब्राह्मी। प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में थे सबसे ज्यादा, लेकिन अन्य लिपि और अन्य भाषाओं में भी मिलते हैं, जैसे अरामीक, यूनानी, खरोष्ठी। इन भाषाओं व लिपियों में हमें अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। और ये किस तरफ मिले हैं? ये मिले हैं पश्चिमोत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत में ये अभिलेख हमें मिलते हैं इस भाषा में, पश्चिमोत्तर भारत में। विशेष रूप से बात करें तो अफगानिस्तान के कंधार में शर-ए-कुन्ना जो अभिलेख मिला है वो। अब इनकी बात होगी स्रोत की। स्रोत में अभिलेख के साथ साथ दूसरी चीज क्या है? कुछ ग्रंथ, जैसे मैक्सनीज ने क्या लिखा? इंडिका। और कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। तो इन रचनाओं से भी अर्थशास्त्र, ये ग्रंथ ध्यान रखना है, एक नंबर का प्रश्न। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैक्सनीज की इंडिका से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ
जैन व बौद्ध ग्रंथों से और अन्य संस्कृत साहित्य से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो रहेगा प्रशासन। हमारा लास्ट पॉइंट है, बस थोड़ा टाइम और देखते रहो। और क्या है, मैंने जो ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप, उसमें जिनको जुड़ना है उस नंबर में मैसेज कर देना, क्योंकि जैसे ही ये बुक पूरी हो जाएगी फिर इसके टेस्ट रखेंगे, निःशुल्क टेस्ट। प्रशासन, मौर्य प्रशासन कैसा था? प्रशासन 5 केंद्र थे प्रशासन में, 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 थे, अशोक के समय 5 हो गए। तो 5 में इधर हम बात करें तो T U T S, T से तोसली, U से उज्जैन, T से तक्षशिला और S से स्वर्णगिरी, और मध्य में कौन सा था? पाटलिपुत्र। यानी कि उसके पूर्वी राज्य का मुख्य प्रांत कौन सा? तोसली। उत्तर में मुख्य है, उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला, दक्षिण प्रांत की राजधानी उज्जैनी और साउथ की राजधानी साउथ से स्वर्णगिरी। इतना आपको ध्यान रखना है। 5 केंद्र थे उसके राज्य के मुख्य। अब मैक्स प्लीज अपनी इंडिका पुस्तक में लिखता है कि राज्य को सैनिक व्यवस्था को संभालने के लिए, सैन्य व्यवस्था को संभालने के लिए 6 समितियां होती थी सैन्य प्रशासन को संभालने के लिए। ये 6 समितियां कौन कौन सी थी? पहली समिति रहेगी जो नौसेना की देखभाल करेगी, नौसेना। दूसरी क्या करेगी? यातायात परिवहन व खान पान की व्यवस्था करेगी। तीसरी समिति क्या कौन सी? पैदल सैनिकों के लिए उनसे संबंधित काम। चौथी अश्वारोही सैनिकों से संबंधित। 5वीं रथ सेना से संबंधित और 6 नंबर हाथी सेना से संबंधित समिति थी। इतना आपको ध्यान रखना। 6 समितियां जो सैन्य प्रशासन संभालती थी, और उसके ये 6 समितियां थी। एक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो कुल कितने सदस्य थे? 6 5 30, और 5 मुख्य केंद्र थे। पूर्वी भाग में तोसली राजधानी, उत्तर में तक्षशिला, पूर्व पश्चिम में उज्जैन और दक्षिण में स्वर्णगिरी, और मध्य भाग की राजधानी पाटलिपुत्र। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये आपका हो गया मौर्य काल। अब मौर्य काल की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, आप एक नंबर के जितने प्रश्न बनते हैं उनको अच्छे से नोट कर लेना, और जो भी चीज आपको मान लो कंफ्यूज करती है आप कमेंट करके बताएं, ताकि निरंतर इनकी वीडियो बना सके। आप अपने फ्रेंड्स को, बहन भाइयों को आगे शेयर भी कर दिया करें।